Now we are going to discuss a new topic, friction. ठीक है, आपने अभी तक सीखे थे कि when there is a net force on any object there will be acceleration. ओके, जैसे मैं आपसे एक बात पूछ लूं कि एक ऑब्जेक्ट है एंड 100 kg, और मैं ऐसा न्यूमेरिकल भी कराया था कि सरफेसेस आर स्मूथ, और ऐसे सिचुएशन में एक फोर्स लगाया जा रहा है इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड इट इज अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. A force of 10 Newton is being applied on the block of 100 kg in horizontal direction, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है. Surfaces are smooth. आपको क्या देखने को मिलेगा कि there is acceleration, हाँ या ना, बताओ मुझे. जैसे ही आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो जाएगी. कितनी एक्सेलरेशन हो जाएगी आप इसे फाइंड कर सकते हो फॉर्मूला लगा करके. आपने क्या है यहाँ पे देखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स जो आपको दिख रहा है वो है क्या, 10 न्यूटन, मास 100 kg. तो सर फार्मूला होता है F इक्वल टू ma. F कितना 10, m कितना 100, ये हमको फाइंड करना है. कितना हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू a, और बोले तो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू ए. सर ये हमारा आंसर होगा. अब थोड़ा दूसरी तरीके से समझते हैं. अब मैं बात कर रहा हूं कि जिस सरफेस पे ये ब्लॉक 100 kg का रखा गया है, ये सरफेस स्मूथ नहीं है. ठीक है, contact surfaces are not smooth. ये स्मूथ नहीं है, ये वर्ड लिखा है. और इस सिचुएशन में सेम ब्लॉक है 100 kg का, और जो अप्लाई किया गया फोर्स मैं सेम ही रखता हूं, 10 न्यूटन. ठीक है, अब आपको क्या देखने को मिला कि इस सिचुएशन में हो सकता है कि ये ब्लॉक मूव नहीं करे. ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि मूव करे या नहीं करे, बट हो सकता है कि ये ब्लॉक मूव नहीं करे. और ऐसा भी नॉर्मली आपने देखते हैं कि कोई हैवी बॉक्स हो और आप उसे ट्राई करें वेरी लिटिल फोर्स अप्लाई करके मूव कराने की, तो आप क्या फाइंड करते हैं कि वो बॉक्स मूव नहीं कर पाता है सरफेस पे. ठीक है, वो ब्लॉक या बॉक्स मूव नहीं कर पाता है. जैसे मैं आपसे इस तरह से पूछ लेता हूं, ये देखिए मेरे पास एक सरफेस है और इस पे मैं कुछ ऐसा ही डब्बा रखता हूं. ठीक है, अब मैं अगर जो वेरी स्मॉल फोर्स लगाता हूं तो ये मूव नहीं करता. देखो अभी मूव नहीं कर रहा. फिर एक लिमिट के बाद ये मूव करना शुरू करता. अभी नहीं कर रहा, अब थोड़ा थोड़ा करने लगा. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जैसा अभी तक हमने सीखे थे उसके बिहाफ पे क्या लग रहा है कि एक ही फोर्स है 10 न्यूटन का. तो चाहे जितना भी फोर्स हो इसमें एक्सेलरेशन तो होनी चाहिए थी, बट एक्सेलरेशन क्यों नहीं हो रही है. तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट पे मेरे अपोजिट कोई और फोर्स लगा रहा है. भले ही नहीं दिखे बट कोई और फोर्स लगा रहा है.
और यही रीजन है कि जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है वो मेरे बराबर हो जा रहा होगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन क्यों होगी। ठीक है ना। सोचो कि इस ऑब्जेक्ट पे कोई इधर से भी फोर्स लगा देता और वो भी 10 न्यूटन हो जाता, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0। और बिल्कुल यही सिचुएशन होती भी है ना। कोई हैवी बॉक्स है, बिल्कुल सरफेस पे रखा हुआ है, आप हॉरिजॉन्टली ट्राई करो उसे पुश करने की, तो ड्यू टू योर पुशिंग ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। थोड़ा सोचिए क्यों नहीं होगी। आपको तो लग रहा है कि सिर्फ मैं ही फोर्स लगा रहा हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक ही फोर्स है, तो नेट फोर्स तो 0 नहीं हुआ। सो ये जो बॉक्स है, ये जो ब्लॉक है, उसे एक्सेलरेट करना चाहिए, मूव करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो रीजन ये है कि भले ही आपको दूसरा फोर्स नहीं दिख रहा हो, बट कोई और भी फोर्स लग रहा है। ऐसा तो सोच ही सकते हैं कि आपने हॉरिजॉन्टली राइट की डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, एक्सेलरेट नहीं किया, इसका मतलब है कि आपके अपोजिट कोई और फोर्स लगा रहा है, भले नहीं दिख रहा हो आपको। तो यहाँ जो मैं केस डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि जब किसी सरफेस के बीच में, किसी भी दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो या होने की टेंडेंसी हो, तो वैसे सिचुएशन में सरफेसेस के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। और इस फोर्स की टेंडेंसी होती है कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करे। ध्यान से सुनिएगा। मीन्स जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो या होने की पॉसिबिलिटी हो, देखिए आपने जब इस पे फोर्स लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इंटेंशन है इसे मूव करने की, तो वैसे सिचुएशन में ये सरफेस इसको मूव करने से रोकेगा, और रोकने के लिए अप्लाइड फोर्स के, देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप कर देगा। ठीक है ना। यानी रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए सरफेसेस के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है। तो आइए हम लोग फोकस करते हैं फ्रिक्शन फोर्स पे कि अगर सरफेसेस स्मूथ नहीं है तो वैसे केसेस में एक टाइप का फोर्स डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। ये कब डेवलप होता है थोड़ा इसे समझते हैं। come into existence when there is a relative motion or tendency of relative motion between the surfaces। ध्यान से सुनिएगा। जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो या होने की टेंडेंसी हो, इन दोनों ही सिचुएशन में एक फोर्स डेवलप हो जाता है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या करता है, ये क्या करता है, इट रेस्ट्रिक्ट और tries to restrict the relative motion between the surface in contact
देखिए कुछ चीजें आप ध्यान से समझिए। पहली बात कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो आंसर है कि जब दो सरफेस के बीच में या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या होने की टेंडेंसी हो, इन दोनों ही सिचुएशन में एक फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाता है एंड दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। और अब फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके लिए देखिए क्या है, इट रेस्ट्रिक्ट और ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। या तो ये रिलेटिव मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर दे या उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, तो इस तरीका से जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, अब सुनना, अगर ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा डेवलप होगा, देखना ध्यान से। इस सब यहाँ पे जो मैंने बनाया है दिस, क्योंकि अप्लाइड फोर्स राइट डायरेक्शन में इसको सेलेक्ट कराने की कोशिश कर रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहेगा कि इसके मोशन को अपोजिशन मिले। तो अपोजिशन कब मिलेगा, जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा, तो इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। मीन्स ब्लॉक को आप राइट पुश करने की कोशिश करोगे, देन ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में ड्यू टू दिस कॉन्टैक्ट सरफेस एक्ट होगा। पूछेगा कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स कौन लगा रहा है, तो बोलेंगे कि जो सरफेस इसके कांटेक्ट में है वो लगा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने थोड़ा सा समझे कि फ्रिक्शन फोर्स कब डेवलप होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। हाँ, यहीं पे मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। अब ऐसे मैं आपसे पूछता हूं कि एक ब्लॉक, से ब्लॉक 100 kg का है, वो सिर्फ रखा हुआ है। ठीक है, सरफेस स्मूथ नहीं है और ये सरफेस पे रखा हुआ है, और पूछा जाए आपसे कि क्या इस केस में फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब ध्यान से सोचिए इस बात को, क्या इस ब्लॉक में कोई रिलेटिव मोशन है बिटवीन सरफेस, तो आंसर है नो, बिल्कुल सिर्फ रखा हुआ है तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। चलिए दूसरी चीज, क्या होने की टेंडेंसी लग रही है, तो आंसर है नो। तो अगर कोई रिलेटिव मोशन दो सरफेस के बीच में नहीं हो रहा हो और साथ में होने की टेंडेंसी भी नहीं हो, तो वैसे सिचुएशन में पूछा जाएगा कि कितना फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, तो आंसर है 0। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो तब एग्जिस्टेंस में आएगा, तब डेवलप होगा बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन होगा या होने की पॉसिबिलिटी होगी तभी तो अपोज करेगा। अगर कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है और ना ही होने की टेंडेंसी है, तो अपोज ये किसको करे, तो उस केस में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, चलिए मुझे मिल गया, देखो अभी मैं बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल रख रहा हूं, भले ही आपको व्यू ना हो तो अलग बात, मैं बता रहा हूं कि ये हॉरिजॉन्टल मैंने रखा, बिल्कुल इसे हॉरिजॉन्टल रखा, और मैंने ये डब्बा को रखा हूं, आप समझ रहे होंगे ये स्केच पेन के जो इंक आते हैं उसका डब्बा है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि बेटा बताओ, क्या अभी इस डब्बे पे, इस ब्लॉक पे कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है। बिल्कुल यही सिचुएशन है, देखो रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इसे समझिए। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर अभी इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। क्यों, तो आप बोलेंगे कि सर ना तो इसमें कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन दिस सरफेस, और नहीं होने की कोई हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है, यानी कोई एफर्ट इस पे नहीं लगाया जा रहा है
जो इसमें रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस कर सके। ओके, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो तब एग्जिस्टेंस में आता जब इसमें या तो रिलेटिव मोशन हो रहा होता या होने की कोई पॉसिबिलिटी होती, कोई इस पे इफर्ट लगाया जा रहा होता सो दैट कि इस पे एक एक्सेलरेशन या रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस हो जाए। ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये क्लियर है कि इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अब और थोड़ा सा समझना, अब मैं इसे ऐसे करता हूं। अब बताइए, अब मैंने थोड़ा इंक्लाइन कर दिया। अब मुझे बताए कोई, ये भले ही नीचे नहीं गिर रहा हो, बट क्या इस पे फ्रिक्शन फोर्स है? तो आंसर है यस। क्यों? क्यों है? अभी तो मूव नहीं कर रहा। बट आपका आंसर होगा सर ठीक है अभी मूव नहीं कर रहा, बट इसमें मूव करने की टेंडेंसी आ गई है। क्यों आ गई? तो आपका आंसर होगा सर mg का जो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस है वो इसको नीचे लाना चाह रहा है, बट फ्रिक्शन फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है और इसे अपोज कर रखा है। बट एक टाइम आएगा, देखो, जब नीचे आने लगा, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिट है और उसके बाद ये अपोजिशन ज्यादा नहीं दे पाता है। देखो ना, एक इंक्लिनेशन के बाद हमने क्या देखा कि ये स्लाइड करना शुरू हो गया। ठीक है, सोचिए कि आपका जो एफर्ट है वो कैपेसिटी है 10 न्यूटन का फोर्स लगाने का, तो अभी तो कोई अपोजिट मिल ही नहीं रहा है। जब मैं इंक्लाइन किया तो mg का कंपोनेंट अलोंग द सरफेस लगने लगा और उस सिचुएशन में इस पे टेंडेंसी हो गई नीचे आने की। अब फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो गया इसके अपोजिट डायरेक्शन में। सोचो अभी इधर फोर्स लग रहा था 1 न्यूटन का, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगा 1 न्यूटन का। बैलेंस है, ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इसमें नहीं हो रही है, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है अलोंग द इंक्लाइन, जो फोर्स है वो 1 न्यूटन, और इस पे नेट फोर्स 0। इसका मतलब इसके अपोजिट में भी 1 न्यूटन लग रहा होगा, और इंक्लाइन कर दो, अब ये हो गया 2 न्यूटन, तो जाहिर सी बात है इधर भी 2 न्यूटन लग रहा होगा, तभी तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब आइए इसे समझते हैं। बट देखो, सोचो कि इसकी कैपेसिटी थी इस पे फोर्स लगाने का, फ्रिक्शन फोर्स की कैपेसिटी थी कि वो 10 न्यूटन लगाए, तो जैसे जैसे आप बढ़ाते चलो जाओगे, थीटा बढ़ने से mg sin थीटा बढ़ जाएगा, नीचे की तरफ फोर्स बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा, हो सकता है कि 10 न्यूटन से नीचे का फोर्स ज्यादा हो जाए, तो ये स्लाइड कर जाएगा। आइए इसे समझते हैं बिल्कुल मैथमेटिकली। देखो, जितना भी मैंने अभी आपको वर्ड सिखाया उसको आप नोट करना और थोड़ा ट्राई करना इसको अपनी तरीके से समझने का। ओके, डायरेक्शन क्या होगा? तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना? ओके, अब मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं। एम मास का ब्लॉक है और एक पर्सन इस पे राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है 10 न्यूटन और इस पे एक्सेलरेशन है 0। जाहिर सी बात है ये रिलेटिव मोशन कराना चाह रहा है, बट रिलेटिव मोशन अभी हो नहीं रहा है, एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। मैं आपसे पूछता हूं कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जबकि एक्सेलरेशन 0 है? तो आंसर है कि देखो, मैं सोचता हूं
इसे मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, F माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और बोले तो F 10 माइनस एफ इज इक्वल टू 0, या बोले 10 इज इक्वल टू एफ। मीन्स फ्रिक्शन फोर्स यहां कितना है, 10 न्यूटन। यहां 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। चलो इन्होंने क्या किया, अपना एफर्ट को बढ़ा दिया। अब ये सोचो कि 10 से ये कर दिया 20, बट अभी भी ये सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 20, तो ये भी क्या हो जाएगा 20। मीन्स फ्रिक्शन फोर्स अब कितना हो गया, 20 हो गया। समझना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लगाया गया 20 न्यूटन का, और ब्लॉक में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और हमें पता है कि जब किसी ब्लॉक को मूव कराने की टेंडेंसी हो तो उस केस में एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन टुवर्ड्स राइट होना चाह रहा था तो टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ओके, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो गया जो कि इसमें जीरो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, यानी नेट फोर्स 0 हो गया। तो ये कब होगा, जब जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो गया हो। तो देखो यहां मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 20 न्यूटन। मीन्स जब अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना डेवलप हो गया, 20 न्यूटन। कब, जब तक कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तब। चलो ये पर्सन और थोड़ा कोशिश करता है, अपनी फोर्स बढ़ाता है। अभी 20 लगा रहा था, अब वो 30 कर देता है। सपोज दैट अभी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो अब फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 30। तो यहां आपने क्या सीखा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग। फिर अब आप सोचिए कि सर लेकिन ब्लॉक तो मूव करता है, किसी पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो तो मूव करता है, बोला हाँ करता है, बट ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बहुत ही हैवी बॉक्स है अब थोड़ा सा फोर्स लगाओ मूव कर जाए, नहीं होता, उसके लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। मीन्स ये कॉन्सेप्ट है कि जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है ना, इसकी भी एक लिमिट है। जैसे मैंने यहां पर आपको ये बता रहा था, ठीक है, सोचो ये हैवी ब्लॉक है, मैं अभी 30 लगाया, ये भी 30 लगा दिया, बढ़ाते बढ़ाते मैं एक ऐसा, चलो 100 में लगा दिया। जब मैंने देखो 100 लगाया अभी कुछ नहीं हो रहा था, 100 से थोड़ा सा बढ़ाया ये मूव करने लगा। इसका मतलब है कि इसको अपोज करने की, फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करने की कैपेसिटी इस केस में 100 है, यानी कि इसकी एक लिमिट है। समझ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ड्यू टू फ्रिक्शन मूव भी नहीं करेगा, करेगा, बट इस फ्रिक्शन फोर्स से जब आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब मूव करेगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ हम लोग फार्मूला सीखते हैं। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स हम फाइंड कैसे करें। तो इसके लिए फार्मूला है फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, जहां पे F क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन and this is the normal reaction. क्लियर? तो यहां से इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगा इसको बोलेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम कितना वैल्यू होगा फ्रिक्शन का, ठीक है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू।
देखिए ये जो फार्मूला है वो फार्मूला फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देगा और इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, बोले तो एफ लिमिटिंग। अभी आएगा ये, ठीक है। तो इस फार्मूले से जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू। फॉर एग्जांपल कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, यानी कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आया वो वैल्यू है 40 न्यूटन। इसका मीनिंग ये होगा कि जब आपका फोर्स 40 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। इतना सिंपल है। 40 न्यूटन से कम होगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और तब तक अगर 40 न्यूटन से कम है, 30 है, तो उस टाइम पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? तो आंसर है 30 होगा। अगर ये 20 है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? 20 होगा। ऐसा नहीं कि ये जो वैल्यू है आपने फाइंड किया 40, अब कोई पूछे अभी कि आपने इससे 30 अप्लाई किया है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, तो आंसर है 30 नॉट 40, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। समझना, इसकी कैपेसिटी है कि ये 40 न्यूटन तक अपोज करेगा, बट इसकी क्वालिटी है कि जब आप इस पे 30 लगाएंगे ना तो ये भी आप पे 30 लगाएगा, जब आप इस पे 20 लगाएंगे तो ये भी 20 ही लगाएगा, ठीक है। यानी कि आपने 10 लगाया तो 10 लगाया, 20 तो 20, 30 तो 30, 35 तो 35, 40 तो 40, 41, तो अब ये 40 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, तो यानी 1 न्यूटन जो हो गया वो नेट फोर्स हो गया, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा ये समझ आया होगा। मैं आपको एक न्यूमेरिकल से और भी क्लियर करता हूं, ठीक है। आपके साथ मैं एक न्यूमेरिकल रखता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। एक तो आपके पास फार्मूला पता हो गया कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, उसका फार्मूला है म्यू इंटू एन। म्यू को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा डिस्कस करेंगे इसको। एन को नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आइए आपको मैं एक न्यूमेरिकल से सिखाता हूं। हंड्रेड kg, ठीक है। और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0 पॉइंट कितना 1, ज्यादा नहीं लिखता, कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1, ओके। तो अब मुझे बताइए, और इस पे जो फोर्स लगाया गया है, दिस फोर्स इज ऑफ जो अप्लाइड फोर्स है वो है 10 न्यूटन। तो आपको बताना है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। आइए डिस्कस करते हैं इसे। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक ब्लॉक सरफेस पे रखा है, ब्लॉक का मास 100 kg, इनके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.1, और जो फोर्स अप्लाई किया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इट इज 10 न्यूटन, ओके। तो बताइए कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा और इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। मैं आपको इसे सॉल्व करके बताता हूं, देखो आंसर। फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, क्लियर है। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। कैसे बनाते हैं, मैं यहीं बना देता हूं, इसको साइड में लिख दूं कि म्यू की वैल्यू क्या है।
दिस इज 0.1। मैं इसी पे बनाता हूं mg, बोले तो 100 इंटू 10,000 न्यूटन। ओके, ठीक है। और कोई फोर्स है क्या? हाँ है, नॉर्मल रिएक्शन, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखो काम आएगा इसका। और एक आपको दिख ही रहा है अप्लाइड फोर्स। वर्टिकल डायरेक्शन की बात कीजिए। वर्टिकल डायरेक्शन, मुझे बताइए क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई ऐसा लेशन है? तो आंसर है नहीं। ये ना तो ब्लॉक ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई ऐसा लेशन नहीं है तो वर्टिकली अपवर्ड जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन यहां से हो जाएगा 1000 न्यूटन। ठीक है, दिस n for न्यूटन एंड दिस n for नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन 1000 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन है इस पर। ओके, अब थोड़ा हम लोग ट्राई करते हैं फाइंड करने की कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। अब तो फाइंड कर ही सकते हैं, एफ मैक्स यानी मैक्सिमम इस पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर सकता है बिटवीन दीज सरफेसेस। तो आंसर है म्यू 0. फॉर्मूला ही बता ना, मैं फॉर्मूला लिख दूं। फर्स्टली म्यू एन, म्यू इज 0.1 इंटू 1000 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। बाय डिफॉल्ट इस पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आया वो कितना आया? 100 न्यूटन। इट इज द मैक्सिमम इतना फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो सकता है जरूरत पड़ने पर। ठीक है, इतना डेवलप हो सकता है। आई एम रिपीटिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, अब मैं पूछता हूं कि मुझे आंसर बताइए कि अभी कितना फ्रिक्शन फोर्स है। तो आंसर है कि इसकी कैपेसिटी है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुआ है उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन ऐसा होगा। ओके, है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो मैक्सिमम इतना डेवलप हो सकता है, बट जो अप्लाइड फोर्स है वो इस फ्रिक्शन फोर्स से कम है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितना रहा होगा? तो आंसर है कि ये भी 10 रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप डेवलप नहीं होता, ये तो अपोज करने पे डेवलप होता है। अगर आप इसे 10 से अपोज कर रहे हैं और इसकी कैपेसिटी 100 तक है तो ये 10 डेवलप होगा। ध्यान से सुनना, इसकी मैक्सिमम रेंज 100 है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और आपने इस पे कितना एफर्ट लगाया? 10 का। तो ये भी अपने आप को 10 पे एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब आप इसे बढ़ाकर 20 कर दोगे तो ये भी 20 पे एडजस्ट कर लेगा। 100 कर दोगे 100 पे एडजस्ट कर लेगा। 100 से ज्यादा करोगे तब ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएगी। है क्लियर? तो यहां पे आपसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, योर आंसर इज 10 न्यूटन। देखिए कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, यहां ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहां पे अभी क्या डेवलप हुआ है वो लिखा गया है। चलिए रीजन लिखें, सिंस इट इज एडजस्टिंग, क्योंकि ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो बताओ कि टुवर्ड्स राइट 10 और टुवर्ड्स लेफ्ट भी 10, तो ऐसा लेसन कितना? तो आंसर है सर इसमें ऐसा लेसन हो जाएगा 0, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो गया ना। बताइए, अब देखो इक्वेशन लिखो ना, आपको यहां से ऐसा ही आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, क्या लिखूं? मैं कलर चेंज कर देता हूं। नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन
एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ बोले तो व्हाट, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू एम ए, यानी कि 0 इज इक्वल टू एम ए। मास तो 0 हो नहीं सकता, सो ऐसा सॉल्यूशन इज 0। ब्लॉक रुका हुआ ही रहेगा, कोई सॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होगी। क्लियर? तो एक चीज और हमने, जो मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। एक मैं आपके साथ ग्राफ डिस्कस करता हूं और भी क्लैरिटी आएगी, और फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, मैं इसे रफ कर देता हूं। अब स्मॉल से लिखता है फ्रिक्शन फोर्स, और ये है एफ अप्लाइड। तो फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में एक ग्राफ देखिए, ये कुछ ऐसा होता है। एक्चुअल जो ग्राफ होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, एक्चुअल ग्राफ ऐसे होते हैं। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, देखिए, जो मैंने वर्टिकल एक्सिस पे लिखा है, इट इज फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन, एंड दिस इज अप्लाइड फोर्स। साइड में बना देता हूं, कोई ब्लॉक है तो ये जो स्मॉल एफ लिखा हूं, दिस इज फ्रिक्शन, और ये जो कैपिटल एफ लिखा हूं, इट इज अप्लाइड। ये मास से कोई ब्लॉक है। तो यहां देखना कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, देखो ना, अप्लाइड फोर्स ये होगा, तो यहीं से देखिएगा, अप्लाइड फोर्स 0, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना, 0। अगर आप कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी डेवलप क्यों होगा? ग्राफ से भी समझो, अप्लाइड फोर्स 0 तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0। अगर आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, देखो कुछ यहां कर दिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन फोर्स भी डेवलप हो गया। अब आप और बढ़ा दो तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया, और बढ़ा दो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया। देखो, अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाते जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, बट हाँ, इसकी एक लिमिट होगी। तो जब तक आप फोर्स लगा रहे हैं बट ऑब्जेक्ट में कोई सॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, तो इसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे अभी थोड़ा देर के लिए ऐसे बनाता हूं। ओके, और ये जो वैल्यू हुआ, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। अब और अगर ये थोड़ा सा भी आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, और इस केस में अब फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ रहा, तो इसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, और यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू,
मैक्सिमम, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और इसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, देखो ना, अगर एफ अप्लाइड ग्रेटर देन एफ फ्रिक्शन फोर्स, तो राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, यानी कि मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो जब ये रिलेटिव मोशन होने लगेगा तो उस केस में क्या फ्रिक्शन नहीं लगेगा? लगेगा, और उस फ्रिक्शन का नाम होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस तरीका से यहां पर आपको क्या देखने को मिला कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर इससे ज्यादा अप्लाइड फोर्स है तो अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी और ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो जब एक्सेलरेशन होगी, यानी कि देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस, उस टाइम पे भी फ्रिक्शन फोर्स होगा और अब वो कांस्टेंट रहेगा। देखो, अप्लाइड फोर्स बढ़ेंगे, बढ़ाते चले जाओ, बट फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी। और इस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जब ये मूव करना स्टार्ट कर जाए, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए बिटवीन द सरफेसेस, तब जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा सरफेस पे दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक्चुअल जो ग्राफ होता है, अब सुनना ध्यान से, जो एक्चुअल ग्राफ होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या होता है कि ये जो वैल्यू है ना ऐसे और ऐसे होती है, मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से थोड़ा कम हो जाती है। ये एक्चुअल ग्राफ है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन को हमने क्या क्या पढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कब है? टिल ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ये कब होता है? टिल ऑब्जेक्ट इज, ऐसे बोल दूं, रिलेटिव मोशन between the surfaces जीरो। ठीक है, ये है जस्ट स्टार्ट टू रिलेटिव मोशन, जस्ट स्टार्ट टू रिलेटिव मोशन। अभी स्टार्ट हुआ नहीं, बस स्टार्ट होने ही वाला है। उस टाइम पे जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन, व्हेन object having relative motion between the surface, when there is relative motion between the surfaces। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं कॉपी में। तो फार्मूला क्या होगा इसका? फार्मूला भी मैं बता देता हूं। फार्मूला तो यही होगा स्टैटिक का, एफ मैक्स
म्यू एस इंटू एन। ठीक है, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये मैक्सिमम, ये जो फॉर्मूला है मैक्सिमम के लिए है, और अगर जो अप्लाइड मैक्सिमम से कम है तो जो अप्लाइड फोर्स है वही क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग, ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। काइनेटिक में ऐसा नहीं है, जो है वो फिक्स वैल्यू है। लिमिटिंग क्या होगा, इसी की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एफ लिमिटिंग कुछ और नहीं है, क्या है, एफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसी की एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि बोले तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, थोड़ा सा और बढ़िया से मैं लिख देता हूं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन होगा, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो होगा म्यू एस एन, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, या लेस देन ही बोलते, जो इक्वल टू हो गया वो लिमिटिंग हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कुछ नहीं, बस काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू काइनेटिक और एन, ऐसे सीख सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जब भी होगा तो इससे कम, और जब इसके बराबर हो जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन तो उसी का एक नया नाम है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब ये मूव करने लगेगा उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। डायरेक्शन क्या होता है, तो वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, म्यूएस की यूनिट क्या होगी, तो कोई यूनिट नहीं होगा, ये यूनिटलेस है। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होगी, फोर्स है तो उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। देखो ना, ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। दिख रहा है यहां तक, क्या नहीं दिख रहा, दिख रहा है, न्यूटन लिखा हूं, ये मैच नहीं कर जाए इसलिए सिर्फ सिंबल नहीं लिखा, न्यूटन लिख दिया। क्लियर, और इसका कोई यूनिट, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, नो यूनिट। एक कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और नॉर्मल रिएक्शन इसकी यूनिट तो न्यूटन होगी, नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो वर्ड भी समझिएगा जो मैंने लिखे हैं। चलो एक और मैं आपको अब क्वेश्चन सिखाता हूँ, आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्या क्या चीज, कुछ कुछ चीजें जो ध्यान में बिल्कुल रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स कब डेवलप होगा, तो जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो या होने की पॉसिबिलिटी हो। ओके, जब तक रेस्ट में है उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, और फार्मूला होगा एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन। इस केस में जो वैल्यू फाइंड हो रहा है, ठीक है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा अगर जो अप्लाइड फोर्स है तब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, और उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां पर इसमें एक क्वालिटी क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा, और इससे ज्यादा अप्लाइड फोर्स है तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगी, और उस टाइम पे फ्रिक्शन जो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अब आइए मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाता हूं। आप अपनी कॉपी में बिल्कुल कलरफुल तरीके से लिखो इसको।
चलो देखो एक और, फिफ्टी kg, 60 न्यूटन, म्यू है 0.1। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है 0.1। क्लियर। तो अब पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा और फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ब्लॉक में एक्सेलरेशन क्या होगा और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ये क्वेश्चन है। सोल्व करें इसे। चलो ये पहला है तो मैं सोल्व करता हूं। एक तो mg बोले तो 50, मैं 10 ले लेता हूं g की वैल्यू, तो 500। ठीक है, और नॉर्मल एक्शन n, और क्या होगा, यहाँ फ्रिक्शनल है तो f। चलिए वर्टिकल डायरेक्शन, मैं आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया, आंसर है। अलग अलग डायरेक्शन में हमने नेट फोर्स देखना है फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है कि नॉर्मल डायरेक्शन mg के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। n बोले तो नॉर्मल डायरेक्शन वैल्यू हो जाएगा 500 न्यूटन। चलिए एक काम तो हो गया। फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए F माइनस F इज इक्वल टू ma। अब है कि F कितना होगा तो F निकाल लो, F होता है म्यू इंटू n, वही म्यू s, ये भी म्यू s ही है। तो बताइए जो भी म्यू की वैल्यू मैंने दे रखी, कितना फ्रिक्शन लगेगा, क्या है यहाँ पे 0.1 इंटू नॉर्मल एक्शन 500, सॉल्व करोगे 50 न्यूटन। इसे पुट करो, अप्लाइड कितना 60 माइनस 50 इक्वल टू 50 इंटू ए, 10 50 इंटू ए, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो गया 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितना इस बार फ्रिक्शन फोर्स होगा तो 50 न्यूटन होगा। अप्लाइड फोर्स से कम है तो यस, ये अप्लाइड फोर्स से कम है। तो अगर अप्लाइड फोर्स से कम है फ्रिक्शन फोर्स, तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और ये एक्सेलरेशन सॉल्व करके 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। क्लियर। तो एक क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, मैं आपको होमवर्क देता हूं।
फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, टेक G इज इक्वल टू टेक G इज इक्वल टू 10। दूसरा क्वेश्चन, एट 10 न्यूटन। तो आपको फिर से वही चीज, फाइंड F और A, G की वैल्यू 10 लेना है। थर्ड, फिर से वही फाइंड म्यू की वैल्यू इसमें भी है 0.1, फाइंड F और A। यहाँ पे G की वैल्यू 10 लेना है। चलिए एक और जिसमें आप थोड़ा सा सोचेंगे, ये सब में तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए एक और देता हूं, टेन kg। ठीक है, हंड्रेड kg लिखता हूं। यहाँ पर जो म्यू है 0.1 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा और साथ में फ्रिक्शन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे G की वैल्यू 10 लेना है, तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, फिर इसे लाइव में डिस्कस करेंगे। ओके, ये आपका होमवर्क रहा। जो भी आज के लेक्चर में आपने सीखे उसके बिहाफ पे मैंने कुछ आपसे होमवर्क सॉल्व करने के लिए दिया हूँ। इसे डन करके आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, फिर लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।